और दक्षिण भारत के दौरे से लौटने के बाद पीएम मोदी एक्शन में दिखाई दिए। पीएम मोदी ने कल देर रात बड़ी बैठक की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीएल संतोष, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। बीजेपी मुख्यालय में भी बीजेपी अध्यक्ष नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने अलग अलग राज्यों के कोर ग्रुप की मीटिंग ली है। इसमें उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई है। केरल, सिक्किम, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र सहित कई राज्यों के कोर ग्रुप की मीटिंग हुई है। तो फुल एक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल दिखाई दिए। अमित शाह, जेपी नड्डा एक अलग से बैठक करते हुए भी दिखाई दिए। सभी बैठकें देर रात हुई हैं और इसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल रहे, बीएल संतोष रहे, जेपी नड्डा शामिल हुए। बीजेपी मुख्यालय में ये जो बैठक हुई, इसके अलावा भी अब जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से अलग अलग राज्यों के कोर ग्रुप की मीटिंग ली गई। और इन सबके बीच कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट कभी भी जारी कर सकती है, खबर मिल रही है। और इसे लेकर कल कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी हुई है। 11 राज्यों की लगभग 80 सीटों के ऊपर उस मीटिंग में चर्चा की गई। अब खबर यह है कि इस बैठक में पश्चिम बंगाल की 12 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं। कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी का नाम भी फाइनल कर लिया है। और इसके पहले कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में 39, दूसरी सूची में 43 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की अगली बैठक अब 21 मार्च को होनी है। दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 1-2 नहीं बल्कि 11 राज्यों की 80 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया गया। एक एक प्रत्याशियों की कुंडली खंगाली गई। कांग्रेस की इस बैठक में जिताऊ उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई, जिसके बाद कांग्रेस की नई सूची में पश्चिम बंगाल की 12 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए गए। जल्द ही इन नामों की लिस्ट कांग्रेस पार्टी जारी करेगी। खबर है कि कांग्रेस इस नई लिस्ट में अधीर रंजन चौधरी का टिकट पक्का कर चुकी है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, उस पर चर्चा हुई। यानी कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी का टिकट पक्का होने के बाद पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट की लड़ाई रोमांचक हो चुकी है। इस सीट पर 1 या 2 नहीं बल्कि 3-3 दिग्गजों के बीच कांटे की टक्कर की संभावना जताई जा रही है। बहरामपुर से कांग्रेस के टिकट पर कद्दावर नेता अधीर रंजन चौधरी मैदान में होंगे। इस सीट से वो 1999 से लगातार 5 बार चुनाव जीतते आ रहे हैं। उनके खिलाफ ममता ने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं इस सीट पर इतिहास बदलने की कोशिश में बीजेपी ने निर्मल कुमार साहा को टिकट दिया है। कांग्रेस की इस चुनावी समिति की बैठक में जिन राज्यों की लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा हुई है, उनमें पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान का नाम शामिल है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में विधानसभा सीटों पर भी चर्चा हुई है। हालांकि कांग्रेस की इस बैठक में राहुल गांधी शामिल नहीं हुए थे, लेकिन बैठक के बाद राहुल गांधी का ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने लिखा कि आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हमारे 5 न्याय और 25 गारंटियों समेत पार्टी की घोषणा पत्र पर गहन चर्चा हुई। और उधर महाराष्ट्र की सियासत में एक अलग ही लड़ाई सामने आई है। ये युद्ध है एक पिता और बेटे के बीच का। दरअसल मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर फिलहाल शिंदे गुट की शिवसेना के आने से गजानन कीर्तिकर सांसद यहाँ पर है। उनके बेटे अमोल कीर्तिकर को इसी सीट से उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। यानी कि राजनीति की इस जंग में अब पिता और पुत्र आमने सामने आ गए हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की लड़ाई में पिता पुत्र सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र की उत्तर पश्चिम सीट से एक तरफ शिंदे गुट से पिता सांसद हैं, तो दूसरी तरफ से इसी सीट पर बेटा उद्धव गुट की तरफ से मैदान में अपनी ताकत दिखाते नजर आ रहा है। यानी इस चुनावी लड़ाई में नजारा दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट से मौजूदा सांसद गजानन कीर्तिकर हैं, जो शिवसेना में बगावत होने के बाद शिंदे गुट के साथ हो लिए थे। लेकिन उनके बेटे अमोल कीर्तिकर उद्धव के साथ ही रह गए और मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट से उद्धव ठाकरे ने अमोल कीर्तिकर के ही नाम का ऐलान किया। मेरे पिताजी शिंदे गुट के साथ में है और वही टाइम मैंने निर्णय लिया है कि मुझे ठाकरे जी के साथ में रहना है। बाला साहब के विचार आगे लेके जाने के लिए और उद्धव जी का जो नेतृत्व है वो हमको सबको मान्य है, और आदित्य साहब के जो कि डेवलपमेंट का जो विचार है उसको आगे लेके जाने के लिए मैं ठाकरे जी के साथ में हूँ। मैं अमोल को यही बोला कि अगर आपको यहाँ से लड़ाते तो आप अपने पार्टी को बोलो कि मैं पिताजी के खिलाफ नहीं लड़ूंगा, प्रचार नहीं करूंगा। उसके लिए भी अमोल तैयार नहीं है।
तो अभी मेरे पास पर्याय एक ही है कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूं, और मैंने तय किया। सियासी लड़ाई में पिता और पुत्र के बयानों से साफ है कि मैदान में तलवारें खिंच चुकी हैं। हालांकि न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में अमोल कीर्तिकर के पिता गजानन कीर्तिकर ने दावा किया कि वो बेटे के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन प्रचार वो महायुति के ही उम्मीदवार का करेंगे। मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि उन्होंने शायद ऐसा बोल दिया है कि मेरे बेटे के सामने मैं खड़ा नहीं रहना चाहता हूँ। मुझे तो ये बात उन्होंने कभी कही नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी दी है उद्धव साहब ने, वो जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा और उसके लिए मैं जो भी सामने से उम्मीदवार आएगा उनके सामने में राजनीतिक विचारधारा के खिलाफ मैं लड़ूंगा। मेरे पास पर्याय था कि अमोल उबाटा छोड़ के इधर आना चाहिए शिंदे साहब के साथ, जो मैं आया, और यहाँ से टिकट अगर लड़ना चाहता है तो शिंदे साहब ने उसको उम्मीदवारी दी होती, लेकिन आता नहीं है ये। मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट पर सांसद गजानन कीर्तिकर का दबदबा है। वो 5.5 लाख से ज्यादा वोट पाकर शिवसेना से विजयी हुए थे, लेकिन अब वो शिंदे गुट के साथ हैं और महायुति के उम्मीदवार के प्रचार का दावा भी कर रहे हैं। यानी लोकसभा चुनाव में उद्धव गुट के उम्मीदवार यानी उनके बेटे अमोल के लिए मुंबई की उत्तर पश्चिम की लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली है। महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के बीच अब भी राज ठाकरे की अच्छी पकड़ मानी जाती है। कहा जाता है कि राज ठाकरे ने मराठियों के बीच जो धाक बनाई उसकी वजह उनके चाचा और शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे थे। हालांकि कई साल पहले दोनों के रिश्तों में खटास आ गई थी, और वो भी इतनी कि राज ठाकरे को पार्टी और ठाकरे परिवार दोनों से दूर कर दिया गया था। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ था, क्योंकि उन दिनों तो राज ठाकरे ही बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी माने जाते थे। इस बात में कोई शक ही नहीं था कि बाला साहब ठाकरे के बाद अगर कोई शिवसेना का चेहरा होगा तो वो राज ठाकरे ही होंगे। यहाँ तक राज ठाकरे को जूनियर बाला साहब ठाकरे तक कहा जाने लगा था, क्योंकि उनके चलने बोलने और लोगों से बात करने का ढंग भी बिल्कुल बाला साहब ठाकरे जैसा ही था। खुद राज ठाकरे भी बाला साहब ठाकरे की तर्ज पर अपने आप को तैयार कर रहे थे। उन्होंने भी बाला साहब ठाकरे के M3 फॉर्मूले को आगे बढ़ाने का काम किया था। शिवसेना के M3 फॉर्मूले में पहला M ये था कि शिवसेना मराठी मानुष के हक के लिए लड़ेगी। दूसरा M इस बात को दिखाता था कि शिवसेना महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आवाज उठाएगी। और तीसरा M माइग्रेंट यानी देश के दूसरे राज्यों से आए लोगों के ऊपर मराठियों को मिलने वाली नौकरी के हक की तरफ इशारा करता था, क्योंकि उस दौर में महाराष्ट्र में देश के कई राज्यों से हजारों की तादाद में लोग नौकरियों के लिए पहुंच रहे थे, और शिवसेना ने यह बिगुल फूंका कि दूसरे राज्य के लोगों की वजह से महाराष्ट्र के लोगों को नौकरियां और संसाधन नहीं मिल रहे। 3M ने बाला साहब ठाकरे को महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नेता बना दिया और शिवसेना को किंग मेकर। बाला साहब ठाकरे का उसूल था कि शिवसेना का नेता खुद कभी भी कुर्सी पर नहीं बैठे, लेकिन वो ये सीना ठोक के कहते थे कि बगैर उनकी पार्टी के समर्थन के महाराष्ट्र में सरकार बनाना उतना ही मुश्किल है जैसे पत्थर मारकर आसमान में छेद करने की कोशिश करना। यानी सीधे शब्दों में बाला साहब ठाकरे का यह दावा था कि उनके बगैर महाराष्ट्र में सरकार बनाना लगभग नामुमकिन था, और उस वक्त पर उनकी सबसे बड़ी ताकत थे उनके भतीजे राज ठाकरे, जो महाराष्ट्र के हर जिले हर कस्बे में